So yes, now we are going to study about what? Sexual reproduction in human being. So let's start about sexual reproduction in human beings. Okay, हम humans के अंदर sexual reproduction कैसा होता है वो start करने वाले हैं हम. Let's see here. तो यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स कॉमन होते हैं, चाहे ह्यूमन में बात करो या प्लांट्स में बात करो. क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला, मेल और फीमेल. Yes, male female they both will produce gamete. First step is gamete production and the second one is what? A gamete transfer होगा. So second step is transfer of gamete. ट्रांसफर ऑफ गैमीट के बाद में फिर क्या आएगा आपका? फ्यूजन. बिल्कुल एग्जैक्टली, ये दोनों विल एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे. फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट विल फॉर्म and then this zygote will convert into embryo and then this embryo will continuously keeps on dividing and forms new individual. Exactly. So अब हमें करना क्या है? सारे स्टेप्स हम देखेंगे 1 2 3 4 5, लेकिन उससे पहले फर्स्ट स्टेप पे आओ, गैमीट फॉर्मेशन. यहां बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन. गैमीट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ह्यूमंस में, ठीक है? स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ हम फर्स्ट स्टेप बताएंगे आपको, गैमीट फॉर्मेशन. गैमीट गैमीट बहुत सुन लिया, गैमीट के बारे में जानते हैं ना शायद, आई थिंक एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं. सेक्स सेल एंड जर्म सेल और गैमीट तो है ही एक नाम इसका. ये वो स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. तो गैमीट फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा? कहां पर गैमीट फॉर्म होता है? यस, वेयर डज गैमीट प्रोड्यूस? तो इसका सिंपल आंसर है हमारे पास, गैमीट प्रोड्यूस इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. सिंपल. अब सवाल आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये कौन से ऑर्गन है? तो भैया हम कहेंगे ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखोगे आप, ठीक है? तो मेल के अंदर मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में देखोगे तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मिलेगा. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखोगे तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दिखेगा. तो यहां से अब स्टार्ट करने वाले हैं हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब समझने के बाद में फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड, फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आएंगे वापस कि गैमीट फॉर्मेशन अब देखेंगे कैसे हो रहा है. साथ में गैमीट प्रोडक्शन के साथ और भी कुछ काम है क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, तो वो देखेंगे. ठीक है, ऐसे करके सब कुछ वन बाय वन सारे स्टेप्स पर हम देखने लगेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स को जानना पड़ेगा. सो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन आपको पता है ह्यूमन के अंदर 2 सेक्स हैं, मेल एंड फीमेल. फीमेल के पास अपना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक, और यहाँ पर मेल के पास अपना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म का ज्यादा यूज करूंगा. सो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों के ही अंदर एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं. ठीक है, और साथ में एक होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स. एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड कुछ डक्ट्स होते हैं. डक्ट्स मतलब ट्यूब्स, एक्सेसरी ट्यूब्स, एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सेसरी ट्यूब्स या ग्लैंड्स. दोनों में ही होता है ये चीज, दोनों में ही होता है भाई, दोनों में कॉमन है. ये दोनों में पाया जाएगा.
ठीक है। अब मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं वो देख लेते हैं जरा। मेल के, अभी हम फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, मेल में बात करते हैं। इन मेल, मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस। ठीक, कैसे देखते हैं ये तब देखेंगे जब डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। अभी आप समझो कि टेस्टिस होते हैं। ये टेस्टिस कितने होते हैं, एक या दो? दो होते हैं भैया, 2 इन नंबर। लेकिन अगर इन दो को पेयर फॉर्म में बोलो तो आप बोलोगे 1 पेयर। ठीक है, एक पेयर या दो, सिंगल सिंगल दो। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा और कोई सेक्स ऑर्गन होता है प्राइमरी? नो, नहीं होता। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? वो है पीनिस। ठीक है, अब ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो पीनिस है, ये कितने हैं नंबर में? 1 2 6 8, एक ही है यार, सिंगल है, 1। फिर इसके बाद आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स और एसेसरी ट्यूब्स। हाँ, ये हैं काफी सारे एसेसरी ग्लैंड्स हैं। और तो कौन कौन से हैं, जरा नाम बता दो सर। नाम सुनो भाई। ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो हमारे पास है सेमिनल वेसिकल, और कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट के बाद एक होता है काउपर्स ग्लैंड। ये वाला बुक में नहीं है आपकी, शायद सिलेबस में नहीं होगा या वो नहीं मेंशन कर, लेकिन डायग्राम में दिया हुआ है। लेबलिंग नहीं है लेकिन बना रखा है उसको। तो सेमाइनल वेसिकल हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, काउपर्स, ये तो ग्लैंड्स हो गए। अच्छा, सेमाइनल वेसिकल कितनी होती है? दो, सिंगल सिंगल दो। पेयर में बात करूं तो 1 पेयर। प्रोस्टेट ये सिंगल ही होता है, ओनली 1। कॉपर ओनली 1। फिर ट्यूब्स की अगर बात करें, ट्यूब्स, तो ट्यूब हमारे पास एक एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस ऐसे लिखे। ठीक, एंड देन सेकंड वन इज व्हाट? वास्ट एफरेंट। ये दो दो होती हैं, हर एक टेस्टिस पे एक एपिडिडाइमिस और एक वास्ट एफरेंट होती है। तो टोटल 2 टेस्टिस हैं, तो 2 एपिडिडाइमिस हो गए, 2 वास्ट एफरेंट हो गए। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर of the male reproductive structure. That is the structure of male reproductive part. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट्स। प्राइमरी ऑर्गन कौन है? टेस्टिस हैं, 2 होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पीनस है, 1 होता है। एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो सेमाइनल वेसिकल जो कि 2 है या 1 पेयर है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, कॉपर्स ग्लैंड सिंगल होता है। डक्स की बात करें तो एपिडिडाइमिस एंड वास्ट एफरेंट। अब धीरे धीरे आ जाओ जरा, फंक्शंस की बात कर लो। तो फंक्शंस की बात करें तो आ जाओ जरा स्टार्टिंग से, इसको हटाकर फिर से बना रहा हूं। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सीधे सीधे लिख रहा हूं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और इधर आपका एसेसरी डक्ट्स या ग्लैंड्स। डक्ट्स को अलग लिखूंगा और ग्लैंड्स को अलग, ठीक है, मेंशन कर देंगे। चलो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपने देखा टेस्टिस। टेस्टिस कितने देखे आपने? 2 या 1 पेयर। ये टेस्टिस का फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, लोकेशन की भी बात कर लेंगे, पहले फंक्शन देखते हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का प्राइमरी फंक्शन होता है गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, मेल में जो गैमीट होता है उसका एक स्पेसिफिक नेम है। क्या नेम है? स्पर्म। ठीक, गैमीट फॉर्मेशन, इसका ये फंक्शन हो गया। सेकंड हो गया आपका प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन का भी मेल में एक स्पेसिफिक नाम होता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये हो गया इसका नाम। तो भैया टेस्टिस के 2 फंक्शन आपने देख लिए, गैमीट का फॉर्मेशन स्पर्म और प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब इसके फंक्शन की बात करूं अगर, या इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसका स्ट्रक्चर देख लो आप, ऐसा होता है। एक इसमें हेड होता है, छोटा सा नेक होता है, फिर एक मिड पीस होता है, मिडिल बॉडी भी बोलते हैं, और फिर एक टेल होती है, ऐसे। ये हो गई टेल, ये मिड पीस हो गया या मिडिल पीस, मिडिल बॉडी, कुछ भी बोल लो। मिडिल बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, 9th में पढ़ोगा, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो यहां पर भी वही काम है, एनर्जी जनरेट करता है, पावर।
इसके बाद में ये हेड है और इसके बीच में आ गया एक नेक जो हेड को और मिडिल बॉडी को जोड़ रहा है। अब हेड के अंदर साइटोप्लाज्म भरा है और एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर है आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो फादर से अपने नेक्स्ट जो जो भी बेबी होने वाला है उसके पास जा रही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अभी के लिए मैं इसे रफ करता हूं जरा इरेजर लेके एक्सेसरी डक्ट्स को। यस, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी ऑर्गन के बारे में। टेस्टिस, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट स्पर्म, स्पर्म में आपने देखा ये सब चीजें, इसका स्ट्रक्चर देख लिया। टेल का क्या हेल्प होता है, ये मूवमेंट में हेल्प करती है, चलने में। टेल ऐसे ऐसे करके स्विम करती रहती है और ऐसे ऐसे करके ये पूरा आगे बढ़ता रहता है। न्यू स्पर्म हो गई बात। प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स हो गए, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई बात आई? सेक्स हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है, इसका मेन फंक्शन है आपका सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स को डेवलप करना। सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, मन में आया ये कौन से करेक्टर है भाई? ये वो करेक्टर हैं जो लड़के लड़कियों को अलग अलग करते हैं, अलग अलग बनाते हैं। कुछ लड़कियों के अंदर कुछ खास बातें हैं जो देखते ही आप समझ जाओगे कि ये लड़की है। आप मेरी बात को समझ रहे हो, है ना? समझ रहे हो ऐसे। और लड़कों में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन्हें देखते ही आप समझ जाओगे कि ये व्यक्ति, ये लड़का है। तो अगर मैं बात कर लूं, एकदम खोल कर बता दूं, स्पेसिफाई कर दूं, तो देख लो भाई, इस करेक्टर्स गर्ल्स के अंदर क्या है? इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना। और मेल्स के अंदर क्या बात है भाई? जो दिखती है हमको वो बियर्ड दिखती है। ऑल्सो इंक्रीज इन साइज ऑफ पीनिस, पीनिस साइज इंक्रीज होता है। ये सारी चीजें हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं मोटे मोटे तौर पे। और इसके बाद और हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां से एक नई बात आ गई। बात आई कि सर एक बात बताइए, ये जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर है ये बचपन से तो नहीं दिखते? 5 साल का लड़का ले लो, 5 साल की लड़की ले लो, दोनों के हेयर कट बॉय कट करा दो, तो लड़की भी लड़के जैसे दिखेगी और लड़का तो लड़का है ही यार। तो बचपन में नहीं दिख रहे, ये जब हम थोड़े से टीन एज में आ जाते हैं तभी क्यों दिखते हैं? इसका रीजन जान लो क्या होता है भाई। मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ शायद और कुछ नहीं समझाना मेरे को। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन के फंक्शंस पे आ गए हम, ठीक है। आ जाओ यहाँ समझते हैं जरा हम कि ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर एज पे जाने के बाद ही हमको ये कैरेक्टर्स में चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि ये जो चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये आपने अभी अभी जाना है, इट इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू हार्मोन। अब दिक्कत ये है कि ये हार्मोन एक स्पेसिफिक एज पे आके बनना चालू होता है, ठीक है। अब सवाल आया कि स्पेसिफिक एज पे ये बनना क्यों चालू होता है, तो इसका आंसर ये है क्योंकि स्पेसिफिक एज पे जाके इसे बना कौन रहा है? टेस्टिस। टेस्टिस डेवलप करते हैं एक स्पेसिफिक एज पे। डेवलप मतलब बनते नहीं है, बने हुए तो वो पैदाइशी होते हैं। डेवलप मतलब कि अपने फंक्शंस में डेवलप करता है। टेस्टिस डेवलप इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस इसके डेवलप होते हैं एट अ पर्टिकुलर एज, ठीक बात। ये बात आई आपकी। अच्छा, तो चेंजेस हार्मोन्स की वजह से हैं और हार्मोन एक पर्टिकुलर एज पे निकलते हैं। और क्यों? क्योंकि टेस्टिस जो हार्मोन बना रहा है वो एक पर्टिकुलर एज पे जाके डेवलप करता है। अब सवाल ये आ गया, ऐसा क्यों सर? बचपन से क्यों नहीं कर रहा है ये? तो बचपन से इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि रिप्रोडक्शन इज अ सेकेंडरी थिंग। टेस्टिस का मेनली फंक्शन क्या है? आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना या गैमीट का फॉर्मेशन करना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। अब गैमीट फॉर्मेशन इसका मेन फंक्शन है, तो यार गैमीट का काम कहाँ है? रिप्रोडक्शन में। तो अल्टीमेटली टेस्टिस इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। अल्टीमेटली टेस्टिस आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन के बिना अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करते हो तो आप इंडिविजुअली क्या आप मर जाओगे? नो। सो रिप्रोडक्शन इज द सेकेंडरी थिंग।
for life. Yes, it is necessary for the continuity of species, but for particular individuals life it is not mandatory. So basically mandatory क्या है? Mandatory है आपकी health, mandatory है आपकी growth, mandatory है आपका mental and body development. तो यार बचपन से 0 से लेके 10, 11 या 12 साल की उम्र तक हमारी जो बॉडी है, जो भी कुछ हम खाते पीते हैं ना, वो सारा फोकस बॉडी करती है कहाँ? इन सब चीजों पे। बॉडी ग्रोथ, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना, मसल्स स्ट्रॉन्ग करना, हाइट बढ़ाना, वेट गेन करना, यहाँ ये मेन फोकस है बॉडी का। लेकिन 11 से 12 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते होता क्या है, लड़कों में, बॉयज में 85% तक ये सारी चीजें अचीव हो जाती है, और लड़कियों में क्या होता है कि 95% तक ये सारी चीजें अचीव हो चुकी होती हैं। तो ऑलमोस्ट ये ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब चीजें जो है आपका 11-12 साल की उम्र तक हो चुका होता है। अब जो कुछ भी आप खा रहे हो वो कहाँ लगेगा? तो अब बॉडी कहती है हाँ चलो भाई, अब ये सेकंड काम बचा हमारा, साइड का काम, साइड बिजनेस, चलो बचा कुचा टाइम साइड बिजनेस में दे दो। तो अब जब जो कुछ भी आप नरिशमेंट लेते हो बॉडी के लिए, अब वो वर्क करता है एट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एट टेस्टिस। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं और फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो अब जो कुछ भी आपने किया, नाउ आफ्टर 11 और 12 ईयर्स क्या होता है, सारा नरिशमेंट लग जाता है टेस्टिस में, एंड दे स्टार्ट्स ग्रोइंग, दे स्टार्ट्स डेवलपिंग। वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये डेवलप करते हैं टेस्टिस, तो अब जब डेवलप करेंगे तो भैया ये गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे, साथ में ये सेक्स हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन आ गया, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलता इतना तेज हूं कि लिख नहीं पाता उतना तेज, तो स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है। तो सेक्स हार्मोन जब आ गया, टेस्टोस्टेरोन आ गया, अब सेकेंडरी सेक्स करेक्टर आ जाएंगे। तो इसलिए भैया ये सारे चेंजेस एक पर्टिकुलर एज पे जाके दिखाई पड़ते हैं। वो एज जब टेस्टिस ने डेवलप करना स्टार्ट किया, वो एज कौन सी होती है? 11-12 से स्टार्ट हो जाती है, और इस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी। एज ऑफ प्यूबर्टी को हम बोलते हैं एडोलसेंट एज भी बोल देते हैं कई बार बुकों में। ठीक है, एडोलसेंट एज भी बोल देते हैं, या जनरल भाषा में टीन एज भी बोल देते हैं। टीन एज वो होती है, वो नंबर, वो एज का नंबर जिसमें सब में टीन टीन आएगा। जैसे 13 टीन से स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा? 19, फिर 20 में टीन गायब। तो 13 to 19, दिस एज ग्रुप इज कॉल्ड टीन एज। ठीक है ना, तो ये चीज है। इसका सवाल क्या था? तो आप इन इंग्लिश बहुत सिंपल तौर पे मैं एक आध स्टेटमेंट बताने की कोशिश करता हूं बनाने की, कि कैसे आप आंसर दे सकते हो इस बात का कि व्हाई द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वर नॉट सीन एट अर्लियर एज ऑफ लाइफ, व्हाई इट वाज सो। और या फिर दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाई ओनली द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स हार्मोन स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, व्हाई इज इट हैपन, व्हाई ओनली एट प्यूबर्टी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या कहोगे? इन द अर्ली टाइम, आंसर लिख रहा हूं सीधे, इसे हटाओ, आप कहोगे इन अर्ली एज व्हाट हैपेंस, बॉडी mainly focuses on the growth and development of bone, muscles and mind. Yes, because of which it do not develop the reproductive structure. And on reaching the age of 11 to 12, most of the growth, body growth, have already been happened or completed. 85% in boys and 95% in girls. Now what happens? The further nourishment which we are giving to our body, that focus on to what? The development of reproductive structures. That why at this particular age,
our reproductive structures starts developing and a formation of sex hormone starts secreting, or formation of sex hormones start only. In this way you can write down the answer. Okay, yes. So yes, ये भी हो गया. तो अभी हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के फिर फंक्शंस के बाद स्पर्म का फंक्शन और सेक्स हार्मोन के फंक्शन. कैरेक्टर्स में क्या क्या चेंज आते हैं? हाँ चलो, सेक्स हार्मोन की वजह से जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, कैरेक्टर्स हैं क्या? कौन से कैरेक्टर्स हैं? तो देखो, ये कैरेक्टर दो टाइप में है. कुछ कैरेक्टर ऐसे कॉमन है जो गर्ल और बॉय दोनों में ही दिखते हैं हार्मोन्स की वजह से, और कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो स्पेसिफिक हैं. तो कॉमन वाले क्या है भाई? कॉमन वाला है बॉडी, हेयर्स ऑन बॉडी, स्मॉल हेयर्स ऑन बॉडी. पूरी बॉडी पे छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, वो कोई दिक्कत बात की, वो कोई नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं. और कॉमन क्या होते हैं भाई? प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट. प्यूबिक हेयर मतलब प्राइवेट पार्ट्स में भी हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट. और आर्म पिट्स में हेयर आ जाते हैं. बेसिकली कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं है, हेयर्स हेयर्स हेयर्स, हर जगह हेयर्स आते हैं, और वो कॉमन जगह आप सब जानते हो, आर्म पिट्स हैं, प्यूबिक हेयर हैं, पूरी बॉडी पे भी छोटे छोटे. और क्या, पिंपल वगैरह आने लगते हैं. ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लड़कों में भी निकलते हैं, लड़कियों में भी निकलती हैं. ठीक है. स्किन बिकम्स ऑयली, दोनों की स्किन ऑयली हो जाती है, ये भी कॉमन चीज है. और बहुत सारे हो सकते हैं, बुक में अभी जब देखेंगे तो पता लग जाएगा. स्पेसिफिक में अगर बात करें तो स्पेसिफिक में एरो ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मुझे ऐसे बनाना चाहिए था. यस. यहाँ बॉयज की बात करते हैं, तो बॉयज में पहला पॉइंट, पीनिस साइज इंक्रीज हो जाता है. साइज इंक्रीज मतलब ऊपर की तरफ एरो बनाया तो इंक्रीज. और क्या होता है? पीनिस स्टार्ट्स ओकेजनली इरेक्टिंग. इट स्टार्ट्स इरेक्टिंग. penis starts erecting occasionally in the daydreams or in night. And yes, next thing is beard. beard आ जाती है. beard and mustache, यही होती है शायद स्पेलिंग. and after that beard and mustache और क्या होता है भाई? yes, वॉइस क्रैक हो जाती है. अचानक आपने देखा होगा छोटे बच्चे की आवाज हेलो हेलो भैया भैया ऐसे होती है. अचानक से एक उम्र के बाद उसकी आवाज हेलो भैया भैया ऐसे हो जाती है उसकी आवाज. हाँ. तो अब यहाँ हम बात कर लेते हैं गर्ल्स की. तो गर्ल्स स्टार्ट मेंस्ट्रुएट. क्या होता है मेंस्ट्रुएट अभी देखेंगे, अभी सिर्फ आप नाम जान लो. एंड द सेकंड थिंग इज ब्रेस्ट साइज इंक्रीज. एग्जैक्टली, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करता है. थर्ड, और क्या है? और क्या है? इनकी वॉइस हाई पिच वॉइस हो जाती है. हाई पिच मतलब ऐसी, भैया अरे सुन लो सर, ऐसी वाली वॉइस है. हाई पिच वॉइस, पतली बारीक एकदम चुभने वाली. कह नहीं देना किसी से, तुम्हारी आवाज बहुत चुभती है हमको. तो ये हो गया 1 2 3. एंड और जो पॉइंट्स आएंगे मेनली तो मैंने बता दिया, और कुछ बुक से देखेंगे. ठीक है. सो दीज आर द चेंजेस, सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो सेक्स हार्मोन्स करते हैं. अब मेल का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, वो हमने जान लिया. फीमेल का क्या कहलाता है? चलो नाम तो बता ही देता हूँ. फीमेल में नाम कहलाता है एस्ट्रोजन. यह है सेक्स हार्मोन. यस. एस्ट्रोजन हार्मोन. एक और है प्रोजेस्टेरॉन, लिख लो नाम. मेनली एस्ट्रोजन है. प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो द सेक्स हार्मोन इन फीमेल्स, बट एस्ट्रोजन इज द मेन हार्मोन. ओके. सो यस, ये है. अब आते हैं नेक्स्ट. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ जान लिया. प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया हमने, मेल प्राइमरी ऑर्गन. अब आता है सेकेंडरी ऑर्गन. सेकेंडरी ऑर्गन और उसके बाद आता है एसेसरी. तो सेकेंडरी में अगर देखा जाए तो सेकेंडरी में आपका है, दो है ही नहीं, एक ही है. पीनिस एक ही है भैया, पीनिस. तो पीनिस है आपका. और पीनिस क्या है? एक पीनिस की डेफिनेशन क्या दें?
Penis is secondary sex organ in the males, which helps in transfer of male gamete. Into the female body. फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराता है ये फीमेल बॉडी. यस, सवाल आता है कैसे दिखता है सर, तो ऐसे दिखता है, सबको पता ही है, उसमें कोई नई बात नहीं. ठीक है, बाकी अभी और बुक में भी देख लेंगे. ऐसा दिखाई देता है पीनेस. और ये होता क्या है एट द टाइम ऑफ कॉप्युलेशन. कॉप्युलेशन एक उसको बोलते हैं हम, प्रोसेस को बोलते हैं कॉप्युलेशन या इंटरकोर्स. एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स और कॉप्युलेशन, और यू कैन आल्सो से इट एज मैटिंग. एट द टाइम ऑफ मैटिंग it erects and just enters into the female reproductive part and releases the semen. What is semen? Let's see. अभी बताएंगे सीमेन क्या होता है. बहुत सारी चीजें हैं जानने को. सीमेन क्या होता है, यस. कॉप्युलेशन क्या होता है. कॉप्युलेशन कुछ नहीं होता, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फीमेल बॉडी से अटैच करने के लिए उसके अंदर एंटर कराना, और बॉडी, दो बॉडीज अटैच हो जाती हैं. दिस इज कॉल्ड कॉप्युलेशन और इंटरकोर्स और मैटिंग. नाउ लेट्स सी सेकेंडरी ऑर्गन का हमने फंक्शन देख लिया. कुछ नहीं होता, ट्रांसफर कराता है और कुछ नहीं. आगे आते हैं. तीसरी चीज थी एसेसरी. एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स. ठीक, तो आओ पहले बात करते हैं किसकी, ग्लैंड्स के. ग्लैंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं. पहले नंबर पे था हमारे पास सेमाइनल वेसिकल या वेसिकल. ये दो होते हैं पेयर में. पेयर दो, और नंबर में देखा जाए तो दो नंबर, और नंबर में दो होते हैं और पेयर में एक होता है. और सेकंड था प्रोस्टेट. फिर उसके बाद था हमारे पास काउपर्स. ये तीनों ही मिलके, ये एक एक थे, सिंगल सिंगल, तीनों ही मिलके क्या बनाते हैं, एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं. वो फ्लूइड बड़ा ल्यूब्रिकेंट टाइप का होता है. और होता क्या है, जो स्पर्म होते हैं वो चलते हुए आते हैं, इनके रास्ते से गुजर के जाते हैं. गुजरते समय ये तीनों मिलके अपना अपना फ्लूइड स्पर्म में मिला देते हैं. तो स्पर्म और ये फ्लूइड मिलके बनाते हैं एक सॉल्यूशन, मिक्सचर. उस मिक्सचर का नाम है सीमेन. तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीनिस से जो बाहर आया वो स्पर्म है कि सीमेन, तो आप क्या बोलोगे, सीमेन. क्योंकि स्पर्म टेस्टिस से चला था और रास्ते में ट्यूब्स में जब चलता हुआ आ रहा था तो रास्ते में ये बेचारे ग्लैंड्स मिले, और इन ग्लैंड्स ने अपना अपना फ्लूइड डाला और उसको क्या किया, सीमेन बना दिया. नाउ ये फ्लूइड का काम क्या है यार, तो इसका काम, पहला काम ल्यूब्रिकेशन. इट ल्यूब्रिकेट्स द पैसेज एंड मेक्स द इजी फ्लो फॉर द सीमेन. ठीक है, ये उसको चिकना कर देता है पैसेज को, ताकि आराम से स्पर्म चल पाए. और दूसरा काम क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म्स. अब स्पर्म अपनी इतने लंबा समय सफर करके फीमेल बॉडी में जाएगा और पता नहीं कब जाके उसका काम पूरा होगा, तब तक जिंदा कैसे रहेगा. तो ये फ्लूइड होता है जिसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज, सक्रोज, बहुत सारी चीजें होते हैं. ठीक है, ये ग्लूकोज और सुक्रोज आराम से क्या, स्पर्म इस ग्लूकोज सक्रोज को यूज करता रहता है, एनर्जी लेता रहता है, जिंदा रहता है. तो दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्लूइड. ओके, इतना है नहीं आपके क्लास में, लेकिन फिर भी जान लो, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और आगे हम चलते हैं. एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स. तो क्या बात पर हम पहुंचे, हो गया ये भी. चलो, डक्ट्स के बारे में जान लिया, सॉरी ग्लैंड्स के बारे में जान लिया. अब डक्ट्स को देखते हैं. डक्ट्स के बारे में आते हैं. एसेसरी डक्ट्स. तो अगर एसेसरी डक्ट्स में आई जाए बात, तो देखो भाई क्या, डक्ट्स हमारे पास एक तो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस, और ये है वास डेफ्रन. ठीक है, कितने कितने होते हैं, हर टेस्टिस पे होता है एक एक, तो इसका मतलब टोटल 2. हर टेस्टिस से निकलता है एक एक, तो इसका मतलब टोटल 2. पहले एपिडिडाइमिस होता है, जैसे टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस के ऊपर एक पतली सी लेयर सी चिपकी हुई होती है, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस. और यही एपिडिडाइमिस कंटिन्यू होके बाद में एक ट्यूब में बन जाता है, और इस ट्यूब को हम बोलते हैं वास डेफ्रन.
ठीक है, तो हर टेस्टिस पे एक एक एपिडिडाइमस तो 2, और हर एपिडिडाइमस से बाहर निकलती हुई ट्यूब को वास डेफरेंट बोला, तो ये भी 2 ही होंगे। ठीक बात। ओके, इनका फंक्शन क्या है, चलो चलो वही बता देते हैं, एक काम करते हैं। फंक्शन क्या है, यहाँ पे टेस्टिस प्रोड्यूस हुआ, सॉरी स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, यस, यहाँ पे स्पर्म बने, और स्पर्म बनने के बाद यहाँ आए और यहाँ पे आके स्टोर हो गए, स्टोर हो गए। इसके अंदर क्या हुआ, इसमें भी स्टोर हो गए, स्टोर स्टोर दोनों में स्टोरिंग होगी, स्टोरिंग ऑफ गैमीट, ठीक है ना, यस, स्टोर होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में यही वास डेफरन आगे जाती है और आगे जाके यहाँ बीच रास्ते में इसको वही ग्लैंड्स मिल जाते हैं, यहाँ पे सेमानिकल वेसिकल मिलेगी दोनों साइड से। फिर आगे जाएंगे तो एक बड़ा सा प्रोस्टेट ग्लैंड होगा रास्ते में, फिर आगे जाएंगे तो एक छोटा सा कॉपर्स ग्लैंड होगा, फिर आगे जाएंगे तो फिर एक ट्यूब, ट्यूब सिंगल ट्यूब बन जाएगी जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ये एक टेस्टिस से दिखाया है मैंने, ऐसी दूसरे टेस्टिस से भी एक आ रही होगी, और ये दोनों आपस में मिलके एक बन जाएंगी, कॉमन, यस, दिस इज हाउ इट हैपेंस। एक्सेसरी डक्ट्स का आपको फंक्शन पता लगा, स्टोरिंग द गैमीट, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू ट्रांसफर द गैमीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पाइपलाइन है, पाइपलाइन नेटवर्क, इट इज पाइपलाइन नेटवर्क। यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अच्छा, एक बात और आती है, व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ द टेस्टिस, ये क्वेश्चन वहां रह गया। फंक्शन सारे कवर कर लिए थे, लोकेशन की बात कर लो यार। इसकी लोकेशन जो होती है ना, एब्डोमेन से बाहर होती है। जैसे हमारा पेट, एब्डोमेन किसे कहते हैं, आप एब्डोमेन देखो, मैं दिखाऊं तो ये सारा बॉडी, ये वाला पूरा नीचे का हिस्सा, डायफ्राम से नीचे का हिस्सा कहलाता है एब्डोमेन। सो आउटसाइड द एब्डोमेन, हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन सब एब्डोमेन के अंदर है, लेकिन ये एब्डोमेन के बाहर है, आउटसाइड द एब्डोमेन, आउटसाइड द एब्डोमेन इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, बोलो। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रॉटम, या दूसरे शब्दों में स्क्रॉटल सेक। अब बात आता है वाई, ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार क्यों, घर से बाहर काहे रख रखे हो बे। तो यार घर से बाहर इसको इसलिए रखे हैं हम, क्योंकि इसने खुद ने चाहा ऐसा। इसका काम क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म रिक्वायर्स lower temperature than the internal body temperature by a value of 2.5 degree, ठीक है। प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर by what value, by 2.5 degree than the internal body temperature, इंटरनल टेम्परेचर। इंटरनल टेम्परेचर जनरली होता कितना है, 37 डिग्री, तो 2.5 कम कर दो, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए चाहिए 35.5, 35.5 अराउंड, इतना डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड। सो अब क्या होता है, लोअर बॉडी टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसको एब्डोमेन के अंदर से निकाल के बाहर एक पाउच में डाल दिया गया, ठीक है, क्योंकि अंदर रखते तो 37 ही हो रहता, 37 पे काम नहीं बन रहा था, तो इसलिए भैया 35.5 बनाने के लिए इसको बाहर निकाल दिया। समझ में आई बात, एग्जैक्टली exactly. यहां हमने कंप्लीट कर लिया मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब आओ स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल में क्या था, प्राइमरी ऑर्गन था, उसके बाद में डक्ट्स और ग्लैंड्स थे, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, सब कुछ हो गया ना, डन। अब फीमेल पे आते हैं। फीमेल में भी ऐसा ही है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं पहले। सेक्स ऑर्गन आपको पता ही है, वो जो और गैमीट बनाए तो गैमीट बनाएंगे। इनके गैमीट को क्या बोलते हैं, ओवम या एग, कुछ भी बोल लो, ओवम या एग। फिर इसके बाद में इनका सेक्स हार्मोन भी यही बनाएंगे। सेक्स हार्मोन को इनके क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है इनके, वहां पे टेस्टिस था, इनके वालों का नाम है ओवेरी।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इनके ओवेरी है, ओवेरी बनाएगा गैमीट, गैमीट का नाम होगा ओवम, और उसके बाद में सेक्स हार्मोन इनका एस्ट्रोजन। ठीक है, ये एस्ट्रोजन भी ओवरी ही बना रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो भाई बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल, बीच में न्यूक्लियस, और ये स्पर्म जो था वो मोटाइल था, स्पर्म वाज मोटाइल। ठीक है, वो चलता फिरता है, जैसे प्लांट्स में भी देखा था पॉलन ग्रेन चल पा रहा था, ऐसे ही स्पर्म चलेगा। वेयर एज प्लांट्स में भी आपने देखा था एग स्टेशनरी था, यहाँ पर भी ये स्टेशनरी है। ठीक है, प्लांट में भी देखा था स्टेशनरी के साथ फूड था इसके पास भी फूड है। ठीक, ओवम, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका फंक्शन हो गया, दैट्स ऑल अबाउट इट। सेक्स हार्मोन इसका एस्ट्रोजन हो गया। सेक्स हार्मोन का क्या फंक्शन है वही आपको पता है क्या? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सेक्स कैरेक्टर्स क्या थे वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, दैट्स ओके। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर वाला कोई हिसाब है नहीं, क्योंकि ये इनसाइड द एब्डोमेन है, इनसाइड एब्डोमेन ही है। अब क्या बचता है आपका? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया ये सब, दैट्स ऑल अबाउट इट। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इनका क्या है? फीमेल जेनिटेलिया। आइए देखते हैं। प्राइमरी डन, सब कुछ बता दिया हमने प्राइमरी के बारे में, और सेकेंडरी के बारे में जानते हैं। फीमेल में, सेकेंडरी में इनका आता है फीमेल जेनिटेलिया, मतलब सेकेंडरी को नाम फीमेल जेनिटेलिया छोड़ो, सेकेंडरी में आता है इनका वेजाइना। Vagina is actually the opening in which the penis enters to transfer the semen inside the female body. Okay, स्ट्रक्चर के ऊपर जाना नहीं है हमको, बहुत डीप हो जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वेजाइना आता है, बस यही। इसके बाद में इनका एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और डक्ट में क्या है? एसेसरी ग्लैंड और डक्ट्स में अगर बात की जाए तो इनके पास ग्लैंड्स के नाम पर तो कोई ग्लैंड नहीं है, बिकॉज इनके सारे ग्लैंडुलर सिक्रीशन वगैरह सब कुछ ओवरी करती है, तो ग्लैंड्स तो कुछ है नहीं इनके पास एक्स्ट्रा। हाँ, डक्ट है, डक्ट की बात करेंगे। डक्ट कौन सी है? फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है ओवी डक्ट। ऐसी डक्ट जो ओवेरी से कनेक्टेड है, स्ट्रक्चर अभी देखने वाले हैं। ओवी डक्ट, ठीक है, आओ जरा देखते हैं। तो आओ जरा यहाँ देखते हैं हम, ओविडक्ट, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, और कोई फंक्शन? फेलोपियन ट्यूब का, और फेलोपियन ट्यूब का हो गया। ठीक है, चलो डक्ट में अभी एक और बात करते हैं। हमने बताया फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ये ओविडक्ट दो होती हैं, ठीक है। यस, ओवरी कितनी है? ओवरी भी दो थी, फेलोपियन ट्यूब दो हैं। इसके बाद में ये फेलोपियन ट्यूब ओपन्स इनटू यूट्रस। यूट्रस का दूसरा नाम है वॉम्ब, और हिंदी में इसी को कहते हैं कोख। पिक्चरों में सुना हो ना, अपनी माँ के कोख से तूने जन्म लिया है, दिस इज यूट्रस। यूट्रस, वॉर्म, कोख, और यूट्रस फिर बाद में ओपन होता है इनटू सर्विकल कैनाल। ये सर्विकल कैनाल ओपन होता है इनटू वेजाइना, एंड वेजाइना से फिर बाहर आउटसाइड। और ये सर्विकल कैनाल और वेजाइना ये दोनों मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल, ठीक है, सर्विकल कैनाल और वेजाइना टुगेदर मेक्स बर्थ कैनाल। तो ये है भाई इतनी सारी डक्ट्स, ठीक। ये फीमेल में, और जरा स्ट्रक्चर देखें यार, चलो स्ट्रक्चर देखते हैं, और फिर उसके बाद में गैमीट फॉर्मेशन वाला हमने स्टेप पूरा कर लिया, जो पूरे स्टार्टिंग में स्टेप लिखे थे। क्या? गैमीट फॉर्मेशन, देन फर्टिलाइज, फिर ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद में फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन ऑलमोस्ट डन। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं मेल का, और फीमेल का पहले समझा देता हूं आपको। फीमेल का डायग्राम बनाने को आता है बहुत आसान, ऐसे करके तीन बादल बनाए, फिर ऐसे करके यूं करा, और फिर यूं करा,
यहाँ पे एक ऐसे करा, यहाँ पे एक ऐसे करा, इसको ऐसे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ठीक है। इसको इससे मत मिलाओ, इसको नीचे ले जाओ थोड़ा सा, इसको भी नीचे ले जाओ, फिर इसको यहाँ ऐसे करके घुमा दो, और फिर इसको ऐसे करके ले आओ, इसको सीधा करके ले आओ, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दो, थोड़ा ऐसे ऐसे कर दो, और बस इसको ऐसे कर दो। ये बन गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, तो ये जो है आपका, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिन्हें कहते हैं हम ओवरी। कितने हैं? 2। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी से जो कनेक्टिव ट्यूब थी, मैंने बताया था ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ये है ओविडक्ट। इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है, मैंने कहा था फेलोपियन ट्यूब एंड ओपन्स इनटू यूट्रस, दिस इज यूट्रस। और फिर दिस यूट्रस ओपन्स, ये वाला प्लेस जो है यहां से यहां तक का, ये इसको कहते हैं सर्विकल कैनाल। मैंने थोड़ा चौड़ा बना दिया, पतला होता है। और फिर ये वाला जो है रास्ता, इसे कहते हैं वेजाइना। तो ये सर्विकल कैनाल से और वेजाइना तक इतना पोर्शन, ये कहलाता है बर्थ कैनाल, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आगे और कुछ, स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया, सारी डक्ट्स हो गई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। तो भाई यहाँ पे बनता है ओवम। ओवम रिलीज होता है, आगे की बात है वैसे ही है। तो क्या करें, चलो अभी करते हैं इसको, वापस आगे बना लेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। चलो हटो 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 हटो। काफी थक रहा हूं मैं, कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। ओके, आई होप सो कि आप सब लोग अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। मैं और भी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा आपको, जितनी चीजें मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इन सब के स्नैप लेकर, और ये भी एक पीडीएफ बना के शेयर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। यू विल गेट दैट पीडीएफ आल्सो। सो अगर किसी बच्चे का मिस हो जा रहा है लिखना, तो डोंट वरी, वो भी सब मिलेगा आपको। तो यहाँ आ जाइए, आ गए हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। दिस इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सबको पता है, ठीक है। अपने अपने घर पे बैठ के सब लोग साथ में बोलेंगे। ये है टेस्टिस, 2 होते हैं। ये जो आपको पाउच दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। यहाँ से एपिडिडाइमिस, लेबलिंग बुक में दे नहीं रखी, लेकिन हमने आपको बताया। इसके बाद में एपिडिडाइमिस कंटिन्यूज इनटू वास डेफ्रिन। फिर ये वास डेफ्रिन आया, और यहाँ पे देखो ये सेमाइनल वेसिकल। ये एक साइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए आपको एक दिख रही है, उसके बगल में उस तरफ दूसरी भी है। फिर इसके बाद आए, तो यहाँ आने के बाद में आपको दिख रहा क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट के बाद ये जो नीचे दिख रहा है, दिस इज कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। यहाँ इसकी लेबलिंग नहीं है, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है शायद कॉपर्स ग्लैंड, कोई बात नहीं। इन सब का फ्लूइड सिक्रीशन होगा, यहाँ से स्पर्म चलेंगे, स्पर्म चले 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 चले, इन तीनों ने क्या करा? फ्लूइड सिक्रीट करा, वो फ्लूइड ऐड हो गया। अब स्पर्म और फ्लूइड मिलके यहाँ इसके अंदर जो आया, वो आया क्या? सीमेन। अब ये पीनिस इरेक्ट हुआ, इरेक्ट मतलब एकदम सीधा हो गया, एंड सीधा होने के बाद में it will get enters into the vagina of the female body and releases the semen into that. And this process of transfer, the what to say, uh, this process of entering the penis into the female private part vagina, this whole process and transfer and release the semen into the vagina of the female body is called copulation, is called intercourse, also called mating. Okay, so what is mating, intercourse, and the process of release of male gamete into the female part is called mating, intercourse, and ovulation. Yes, it's an act. It's an act. What? So yes, what's next? आपने देख लिया, दिस इज यूरिनरी ब्लेडर, ये पार्ट है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, पिछली बार पढ़ चुके हो आप। यूरिनरी ब्लेडर से जो ये आया यूरेथ्रा, और ये वाली जो डक्ट आई, ये दोनों मिलके कॉमन बन गई, और कॉमन इसको यूरेथ्रा बोले। सो यूरेथ्रा के बारे में आप कह सकते हो, इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, एट वन टाइम ओनली वन थिंग कैन बी कम आउट ऑफ द पीनिस कैन रिलीज ओनली वन थिंग एट वन टाइम। अगर यूरिन बाहर आ रही है तो सीमेन नहीं आएगा, और सीमेन बाहर आ रहा है तो फिर यूरिन नहीं आएगी।
और अगर आ रही होगी तो आने आते आते रुक जाएगी। ठीक है, पहले सीमेन को बाहर आने देगी। सीमेन भैया तो राजा है, सीमेन आए तो फिर सब रुकेगा। और सीमेन जब आ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। That's all about this मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल वाला भी देख लो यार, बुक में कैसा दे रखा है, सेम टू सेम दे रखा है। सर्विक्स, सर्विक्स इस एंड को बोलते हैं, सर्विकल कैनाल के एंड को सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे हम कि क्या होता है, व्हाट्स द इवेंट, व्हाट हैपेंस फॉर फर्टिलाइजेशन, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट हो गया दोनों जगह, अब आगे क्या होना है ये बताओ। चलो आगे देखते हैं क्या होना है। नाउ मेल बॉडी के अंदर मेल गैमीट रेडी, और ये फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कॉप्यूलेशन और इंटरकोर्स। बाय दिस एक्ट इट विल गेट ट्रांसफर। अब सवाल आता है कि जाता है तो कहां से, क्या जर्नी क्या है, पूरी जर्नी बताओ जरा। कहां से स्टार्ट हुआ चलना, कहां को पहुंचा, कौन से स्टेशन पे रुका, कहां से क्या उसमें ऐड हुआ, सब कुछ तो हमने बताया। देखो टेस्टिस से चलना स्टार्ट हुआ, एपिडिडाइमिस में आया, एपिडिडाइमिस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद वास डेफ्रिन में आया, वास डेफ्रिन के बाद फिर यूरेथ्रा में आया, यूरेथ्रा के बाद फिर कॉपुलेशन हो गया यहाँ, देन कॉपुलेशन के बाद में फिर क्या हुआ, उसे ट्रांसफर कर दिया इनटू वेजाइना, फिर वेजाइना से गया किसमें, सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल से यूट्रस, और यूट्रस से फिर जगह कम पड़ गई यार, इसको मिटा देते हैं, यूट्रस, यूट्रस के बाद में फिर आया ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, दोनों में से कोई भी नाम। और ओविडक्ट में आने के बाद यहाँ ओविडक्ट पे पहले से बैठा होता है एग, यहाँ पे एग पहले से बैठा होता है और वेट कर रहा होता है, और सीमेन, सीमेन का जो फ्लूइड होता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, केवल स्पर्म ही बचता है। तो एग प्लस स्पर्म ओविडक्ट पे, तो एग दोनों के फ्यूज हो गया, फ्यूजन को क्या बोलते हो आप, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप वाज ट्रांसफर ऑफ गैमीट, एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट होने के बाद में फर्टिलाइजेशन। देखो क्वेश्चन इस पे आएगा, पूरी जर्नी बताओ यहां से यहां तक। ठीक है, जर्नी, जर्नी पे क्वेश्चन आएगा, तो आप बताओगे एपिडिडाइमस, वास डेफरन, यूरेथ्रा, वेजाइना, सर्विकल कैनाल, यूट्रस, ओविडक्ट। होता है इससे भी बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ ज्यादा होता है, लेकिन आपके सिलेबस के लिए दैट्स ऑल बहुत है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर द रिलीज ऑफ द सीवन फ्रॉम द पीनस, पीनस से निकलने के बाद की जर्नी बताओ, तो वो कहां से बताओगे, यहां से वेजाइना से ऊपर तक की बस, क्योंकि पीनस से तो निकलने के बाद की तो यही जर्नी है ना, इससे पहले तो पीनस के अंदर ही था वो नहीं बताना फिर आपको। ये हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है जाइगोट फॉर्म होगा भैया, जाइगोट फॉर्म होगा। नाउ जाइगोट फॉर्म होता है और फिर होता क्या है, एक मिनट जरा ये डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे आपको समझाने के लिए कि क्या होता है। देखो यहाँ ओविडक्ट में हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फिर ये बन गया जाइगोट, जाइगोट फिर डिवाइड करेगा, फिर और डिवाइड करेगा, और फिर डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करते करते काफी ज्यादा डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो आके यहां अटैच करेगा, क्या है ये, दिस इज वॉल ऑफ यूट्रस। So attachment of embryo at the wall of uterus is called implantation. Implantation is nothing, it's just attachment of embryo at the wall of uterus. ठीक है, implantation हो गया। And after implantation 9 months takes place. 9 महीने तक ये embryo develop करता रहेगा, and after the
9 months डिलीवरी विल हैपन, डिलीवरी, बच्चा बाहर आ जाएगा, डिलीवरी बर्थ कैनाल से होता हुआ, सर्विकल कैनाल एंड देन वेजाइना, और उसके बाद में आउट ऑफ द बॉडी, डिलीवरी विल हैपन, चाइल्ड विल बॉर्न, ओके। 9 months, इस 9 month को क्या कहते हैं हम? गैस्टेशन पीरियड, गैस्टेशन, कुछ कहते हैं जेस्टेशन, जो मर्जी बोल लो यार, स्पेलिंग ठीक याद रखना और बस खत्म बात, इतना ही होता है। ये हो गया, दैट्स कंप्लीट, ओके। अब बात ये आती है कि क्या होगा अगर स्पर्म पहुंचे ही ना? अच्छा, स्पर्म पहुंचे ही ना सर, स्पर्म नहीं पहुंचेगा तो ओवम भी नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा है तो फिर एक बात बताओ, ओवम को पता कैसे चलेगा कि इस बार स्पर्म आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब स्पर्म आ रहा है, उस बार ओवम निकलेगा, ये बात गलत है। ओवम तो हर महीने निकलेगा, ओवम को मतलब नहीं है स्पर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग स्पर्म और ओवम की फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। अगर स्पर्म नहीं आ रहा तो वो नहीं निकलेगा, वो निकलेगा, वो हर बार निकलता है, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जरा देखते हैं। देखो, जब बच्चा छोटा था ना, छोटा क्या था, जब एक गर्ल अपनी मम्मी के वॉम्ब में थी, जब गर्ल खुद अपनी मम्मी के वॉम्ब में थी, और जब उस गर्ल की बॉडी डेवलप हो रही थी, तब उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज भी बने होंगे, है ना? और जब उसके ओवरीज बने थे, तभी पूरी लाइफ के लिए जितने ओवम रिक्वायर्ड थे ना, बन गए थे। कितने? लगभग 60 लाख बनते हैं, अराउंड 60 लाख इतने ओवम बन जाते हैं, बट देवर रिमेन इमेच्योर टिल प्यूबर्टी। एट जब लड़की प्यूबर्टी पे पहुंचती है, तो आपका एस्ट्रोजन रिलीज होता है, या जो भी है, मतलब ओवरी डेवलप हो जाते हैं, दे स्टार्ट्स गेटिंग डेवलप्ड। व्हाट हैपन, ओवरी में से ये एक एक करके इमेच्योर एग मैच्योर होने लगते हैं, एक एक करके मैच्योर होंगे एवरी मंथ। मैच्योरेशन ऑफ वन एग एवरी मंथ, एक एग हर महीने मैच्योर होगा, ठीक है? एंड यस, एवरी मंथ वन एग, मैच्योरेशन ऑफ वन एग एवरी मंथ फ्रॉम वन ओवरी, आइदर ऑफ द वन ओवरी, ऐसे लिख सकता हूं, आइदर ऑफ, फ्रॉम आइदर ऑफ वन ओवरी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा ठीक से लिख देते हैं। फ्रॉम आइदर ऑफ वन ओवरी, हर महीने किसी एक ओवरी से, जैसे जनवरी में ये वाली ओवरी से एक एग डेवलप होगा और बाहर आएगा, और वेट करेगा 5-6 दिन, स्पर्म आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस आउट ऑफ द बॉडी आने को ही मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या होता है मेंस्ट्रुएशन, अभी बताएंगे हम आपको। तो आप ये समझिए कि लड़की के जो एग्स होते हैं, गर्ल्स में जो एग्स होते हैं, वो फ्रॉम द बर्थ होते हैं, बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। ठीक है, स्टार्टिंग में ही 60 लाख एग बन गए, और वो इमेच्योर है, जैसी प्यूबर्टी आई एक एक करके डेवलप होने लगे। इसीलिए क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी पे पहुंच के पहला एग रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं मेनार्क, हम उसको कहते हैं मेनार्क। और क्योंकि ये लिमिटेड है, ये 60 लाख सारे के सारे रहते भी नहीं, इमेच्योर अवस्था में ही कुछ तो वैसे ही मर जाते हैं, प्यूबर्टी पहुंचते पहुंचते कुछ खत्म हो जाते हैं, रह जाते हैं बहुत थोड़े से, 35-40 हजार कुछ शायद। वो 35-40 हजार इमेच्योर अभी बचे हैं प्यूबर्टी तक, और फिर वो स्टार्ट डेवलपिंग करेंगे, और उनमें से भी 35-40 हजार पूरे के पूरे थोड़े ना आते हैं, बीच में वो भी अपना जीवन त्याग देते हैं, तो ले दे के थोड़े से बचते हैं। दैट मीन्स ओवम्स आर वेरी मच लिमिटेड।
तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही ये रिलीज होंगे बॉडी से। तो ये स्टार्ट हो जाता है रिलीज होना 11 से 12 साल की उम्र में, जब भी प्यूबर्टी उसकी होती है। और देखो प्यूबर्टी हमेशा ना डिफरेंट हो सकती है। तुम्हारे दोस्त में प्यूबर्टी 12 साल में आ गई, मतलब उसकी दाढ़ी 12 साल की उम्र में आ गई। हो सकता है किसी की प्यूबर्टी थोड़ी लेट 14 साल में, 15 साल में स्टार्ट हो, तो उसकी दाढ़ी लेट आ रही है, उसकी मूछें लेट आ रही है ना। किसी लड़की का ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो गया 12 साल में, 11 साल में, किसी का ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हुआ 14 साल में जाकर। तो इसका क्या मतलब है कि प्यूबर्टी एज सब में 12 से ही होगा स्टार्ट, ये फिक्स नहीं है, अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली चेंजेस जो आ रहे हैं ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो चेंजेस भी सब में अलग अलग हो सकते हैं। वो भी सब में एक जैसा, सबका पीनिस साइज एक जैसा होगा, बिल्कुल गलत बात है। ये सब बुक की लैंग्वेज है, मैं नहीं बोल रहा भाई, अभी पढ़वाएंगे आपको। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जो एग रिलीज होगा उसको एक टर्म दिया हमने मेनार्क, और ऐसी लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स हैं, एक दिन जाकर खत्म भी होंगे। तो लास्ट एग जिस दिन रिलीज होगा उसको बोलेंगे मेनो पॉज। उसके बाद उस साइकिल पे पॉज लग जाएगा, फिर फर्दर इन फ्यूचर कोई एग नहीं निकलेगा। ठीक है, मेनोपॉज। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जैसे कि हमने जाना, ये इतनी बार डायग्राम बनाऊंगा कि तुम लोगों को भी बनाना आ जाएगा। हमने जाना कि एग आया, एग ने ओविडक्ट में वेट किया, लेकिन स्पर्म नहीं आया। देन व्हाट हैपेंड, एग रिलीज तो हर महीने हो रहा है, अल्टरनेटिवली रिलीज होगा, इस जनवरी में इससे, फरवरी में इससे, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में इससे, फिर अप्रैल में इससे, ऐसे अल्टरनेटिवली रिलीज होता है। अभी मानो इसकी टर्न थी, इसने एग्स रिलीज किया, लेकिन स्पर्म का वेट हुआ, वेट करने पर भी स्पर्म नहीं पहुंचा। अब क्या होगा, ये स्पर्म चलते चलते नीचे आएगा। नीचे आया, इसने यहाँ आके देखा कि मैं रिलीज तो हुआ नहीं। अच्छा, होता क्या है, अगर स्पर्म आ जाता तो फर्टिलाइजेशन होता और नीचे आके ये इस पे अटैच होता, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ऐसे ही नहीं होता है। एक महीने में जिस समय ये एग अंदर अंदर डेवलप कर रहा होता है, मेच्योर कर रहा होता है, उस समय पर हर महीने ये वॉल्स भी खुद को डेवलप करती हैं। कैसे डेवलप करती हैं, ये थिक हो जाती हैं। थिक क्यों हो जाती हैं ये, थिक इसलिए हो जाती है, इनके अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स रिच इन ब्लड वेसल्स। ब्लड की सप्लाई, ब्लड वेसल्स क्यों बढ़ गई, क्योंकि भैया इम्प्लांटेशन जब हो जाएगा तो ब्लड का आदान प्रदान, माँ के खून से बच्चे को खाना, और बच्चे की बनी हुई गंदगी माँ के खून में जाएगी। ठीक है, तो जो भी आदान प्रदान होता है, होना तो ब्लड के ही थ्रू है। तो ब्लड वेसल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली होती है, इसलिए पहले ही प्रिपेयर कर लेती हैं वॉल्स खुद को। लेकिन हुआ क्या इस बार स्पर्म आया ही नहीं, है ना। स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और बिना फर्टिलाइजेशन के ही एग वेस्ट हो गया, अब इसको बाहर जाना पड़ेगा बॉडी से। अब होता क्या है, बॉडी से बाहर जाना है, ये बाहर आया, और वॉल्स ने पूछा बहन क्या हुआ, बहन तुम कहाँ जा रही हो। तो इसने कहा बहन मेरा सैया नहीं आया, हमारा मिलन नहीं हो सका। अच्छा बहन, मैंने तो सब थालियां सजा के रखी थी, बहन मैंने तो तुम्हारे लिए सारा नाश्ता लगा के रखा था, खाना बना कर रखा था, अब तुम दोनों लोग नहीं आओगे। इसने कहा क्या करूं, मेरा सैया इतना कमबख्त निकला, आया ही नहीं मिलने। तो बहन क्या करूं, बहन मैं तो देखो आत्महत्या करने जा रही हूं बाहर, तुम भी अपना नाश्ता फेंक दो। खराब हो गया वो अब। तो ये जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स वर प्रिपेयर्ड विद, they were richly supplied with blood vessels. They prepared themselves, okay, with rich supply of blood vessels. And what happens, these blood vessels will get ruptured. सब रप्चर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स टूटेंगी तो क्या होगा भैया, walls of the uterus break down, blood vessels will get ruptured, then what happens, the blood will come out. blood
ब्लड के साथ म्यूकस भी आएगा। क्या होता है म्यूकस? ये स्टिकी स्टिकी होता है, जैसे हमारी नाक में भी मिलता है ना कोल्ड के टाइम में, स्टिकी स्टिकी। तो ब्लड, म्यूकस प्लस एग, ये तीनों चीजें वेजाइना से बाहर आ जाएंगी, आउट ऑफ द वेजाइना, वेजाइना से बाहर आ जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या है? ब्लड है, म्यूकस है एंड एग है। ये तीनों चीजें बाहर आ गई, इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। एक तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, और ये जो बाहर निकल कर आया इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। और ये हर 28 महीने में रिपीट होता है चक्कर, 28 डेज की साइकिल होती है। तो इस 28 डेज की साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया आपको? आई होप सो आ गया होगा। अब देखो, ये जिस दिन ब्लड निकला, ये ब्लड कब तक निकलता है? लगभग 2 से 7 दिन, कम से कम 2 दिन और कम ज्यादा से ज्यादा 7 दिन हो सकता है, वेरी कर सकता है। 2 से 7 दिन तक ये ब्लड फ्लो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। होने के बाद अंदर सब सफाई हो गई। अब दूसरी ओवरी की टर्न आई, इसने खुद को मैच्योर करना स्टार्ट किया, इसने एक एग को मैच्योर करना स्टार्ट किया। फिर 14th डे क्या होगा? ये वाला एग बाहर आएगा, फिर 4-5 दिन वेट करेगा, फिर बाहर आएगा। तब तक उतने दौरान ये फिर से तैयारी कर लेगी, फिर से नाश्ता सजा लेगी, ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो जाएगी। और फिर जब ये बाहर आएगा, फिर वही सवाल, बहन कहाँ जा रही हो? बहन मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। क्यों? मेरा सही नहीं आया। इस तरह से हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर 28 दिन में ऐसा होता है। तो ये आपके उस उत्तर का जवाब है, सॉरी उस प्रश्न का जवाब, उस जब प्रश्न का उत्तर है। किस प्रश्न का? प्रश्न जो एनसीईआरटी आपसे पूछेगी या बोर्ड वाले पूछेंगे, क्या? व्हाट हैपेंस इफ स्पर्म डू नॉट फर्टिलाइज द एग? तो आप पूरी कहानी बताओगे। If sperm do not fertilize the egg, what will happen? The egg will come out into the uterus, and then in the uterus, the balls of the uterus, which were prepared with the blood vessels for the purpose of implantation of the embryo, those walls of the uterus, along with the ovum or the egg of the female body, walls will get break, and along with the broken walls, this egg will come out in the form of blood, mucus, and egg. This is called menstrual flow, and this phenomena is called menstruation, and this is a cycle of 28 days, which is called menstrual cycle. This cycle repeats after every 20 days. Okay, yes, so that's all about this. हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, क्या होगा तो वो भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया ऑलमोस्ट। अब एक टॉपिक बचता है हमारा, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके ओके, यस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट, अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आइए देखते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सिंपल सी बात है यार, ये शब्द खुद बता रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। हेल्थ के बारे में सब जानते हैं, स्वास्थ्य, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब जो रिप्रोडक्टिवली जितना बढ़िया हो। अरे सर ये तो वही बात हो गई एक ही बात बता रहे हो आप। रिप्रोडक्टिवली हेल्थ बढ़िया हो मतलब समझाओ तो। रिप्रोडक्टिव मतलब यार जो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन कर सकता हो अपने पूरे जीवन में, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़िया मानी जाएगी। ओके, हु इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी? रिप्रोडक्टिव, द पर्सन who, the organism who can reproduce as many times as he can, as many as possible, okay, in his or her lifetime. इसका मतलब दो लोगों का कंपैरिजन करो, पर्सन ए पर्सन बी, इसने पूरे जीवन में 100 बच्चे करे और इसने पूरे जीवन में 500 बच्चे करे, कौन रिप्रोडक्टिवली बढ़िया है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? बी इज मोर हेल्दी। सो दैट इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है
बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आप जितने ज्यादा इंडिविजुअल्स को लाइफ दे सकते हो, और आई मीन टू से आप जितने ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हो न्यू इंडिविजुअल्स, आप उतने ज्यादा अच्छे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो गए। बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो अफेक्टेड, गेट अफेक्टेड ड्यूरिंग द सेम थिंग, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने के दौरान ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ कई बार खराब हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है? बहुत सारी बीमारियां हैं जो भैया रिप्रोडक्शन के दौरान, मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो इन ह्यूमंस reproductive health gets worse during the same thing, reproduction process, the process of reproduction, the process of copulation. Okay, what happens? There are some diseases which are known as STDs. STDs की full form है sexually transmitted diseases. ऐसी डिजीज जो सेक्स के टाइम पर या कॉपुलेशन या मैटिंग के टाइम पर ट्रांसमिट हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन। ठीक है, अब ये डिजीज बैक्टीरियल भी हो सकती है भाई। बैक्टीरियल डिजीजेस के एग्जांपल्स हैं आपके पास गोनोरिया एंड सिफिलिस। सिफिलिस जनरली हैपेंस इन मेल ओनली। वायरल डिजीज भी हो सकती है ये, वायरस से होने वाली। वायरस डिजीज का एक एग्जांपल है HIV एड्स। HIV तो नाम है वायरस का और एड्स नाम है डिजीज का। ठीक है, वार्ड्स बिल्कुल, गोनोरिया सिफिलिस बैक्टीरियल हो गई, वार्ड्स HIV एड्स हो गई वायरल डिजीज। ठीक है, तो होता क्या है ये, जब आप कॉपुलेशन करते हो, जब मेल जेनिटेलिया एंटर्स करता है, मेल जेनिटेलिया मीन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल जेनिटेलिया फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एंटर करता है, तब उस टाइम पर कुछ डिजीजेस होती हैं, ये बैक्टीरियल या वायरल, ये ट्रांसफर हो जाती हैं। ये ट्रांसफर हो जाती हैं, अगर मेल को थी तो फीमेल को हो गई, अगर फीमेल को थी तो मेल को लग जाएगी। In this way they can transmit, or these diseases are called sexually transmitted diseases. Got it? So how can we prevent? What are the precautions? किस तरह से बचा जा सकता है इन डिजीजेस से? So इन डिजीजेस से आप बच सकते हो by using protections. प्रोटेक्शंस को यूज करो। प्रोटेक्शंस मीन सर, देखो बेटा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं बैरियर मेथड जैसे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो आप अपने प्राइवेट पार्ट्स पे एज अ कवरिंग वियर कर सकते हो। वो डिवाइस क्या है? वो डिवाइस है कॉन्डम्स। अब ये कॉन्डम दोनों टाइप के हैं, मेल कॉन्डम भी आता है मार्केट में, फीमेल कॉन्डम भी आता है। मेल को क्या करना है? मेल को उसको ओवर द पीनिस वियर करना है, पहन लेना है, और फीमेल को उसको इंसर्ट करना है इन द वेजाइना। तो दोनों के लिए कॉन्डम्स आते हैं। दिस इज एक्चुअली अ कवरिंग, अ टाइप ऑफ कवरिंग विच इज मेड अप ऑफ लेटेक्स। बहुत ही स्ट्रेचेबल रबड़ टाइप का होता है कुछ, लेटेक्स का बना होता है कॉन्डम। दिस इज अ कवरिंग, आप इसको वियर कर लो तो होगा क्या कि आपका फीमेल जेनिटेलिया और मेल जेनिटेलिया, दे विल नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा, दोनों के स्किन्स के बीच में एक पतला सा लेटेक्स की कवरिंग आ जाएगी। तो इन दिस वे व्हाट हैपेंस, आपका एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं होगा। इन दिस वे यू कैन प्रिवेंट दिस एसटीडी, और you can take precautions by wearing condoms over your private parts. Yes, and condom को वियर करना, ये बड़ा एक ही मात्र तरीका है एसटीडी से बचने का। condom, wearing condom is the only method to prevent from STD. ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो खराब होने वाली थी, आप उससे बच गए। बच गए कि नहीं बच गए? बिल्कुल बच गए। और कोई तरीका है क्या, मतलब और भी कोई वजह है एक एसटीडी को छोड़ के, एसटीडीज को छोड़ के किसी और वजह से भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है भैया। कुछ सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, पीयर प्रेशर, लाइक, और आपका क्या, आपका ये आपके पेरेंट्स का प्रेशर। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स
बच्चों को मजबूर कर देते हैं और प्रेशर प्रेशर डाल के उनकी शादी करा देते हैं, शादी करा देते हैं। अब शादी करा दी भैया, लड़की या लड़का फिजिकली देखा जाए तो डेवलप हो चुका था, रिप्रोडक्टिवली देखा जाए तो डेवलप हो चुका था, बट मेंटली he or she was not prepared for the marriage. मैरिज हो गई, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, गर्ल गॉट प्रेग्नेंट। अब दैट गर्ल चाइल्ड वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, वो इतनी समझदार नहीं है कि वो एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी उठा पाए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होगी, पक्का खराब होगी। बॉडी भले ही प्रिपेयर है, एक बेबी वॉम्ब के अंदर आ गया है, बट मेंटली शी इज नॉट प्रिपेयर, तो इफेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, वो एंजाइटी फील करेगी, एंजाइटी, टेंशन में रहेगी, तनाव में रहेगी, स्ट्रेस फील करेगी, ठीक है। उसके बाद में भी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो इवन शी विल गेट she will not get to know about how to deal with the situations which will happen in future with her child, with her baby. उसको नहीं समझ आएगा कि ऐसी सिचुएशन में बच्चे को कैसे हैंडल करना है, कैसे, तो अल्टीमेटली उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होगी। पीयर प्रेशर कैसे यार, पीयर प्रेशर, कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अल्कोहल से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर। स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, फर्क पड़ेगा यार, क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है। आपकी जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मैंने डेफिनेशन बताई कि आपकी जो एबिलिटी है अपनी लाइफ में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करने की, आप 500 बच्चे पैदा कर सकते थे, अल्कोहल इतना पी लिया, इतना पी लिया, इतना पी लिया कि अब 500 बच्चों की जो कैपेबिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई, 100-150 रह गई। मतलब इतना करता कोई नहीं है, मतलब समझाने के लिए एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा ना, यस। तो ये पीयर प्रेशर में आकर जो ये सारी एक्टिविटीज में हम इंडल्ज हो जाते हैं, ये भी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब करेगा, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, ये जो हमने पढ़ा पेरेंट प्रेशर की वजह से शादी, शादी की वजह से प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी की वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होगी। तो एक बात बताइए सर, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मुझसे, कोई तरीका नहीं है क्या प्रेगनेंसी को रोक दिया जाए, है, टू स्टॉप इट, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी? कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल तरीका है, तो इस तरीके को यूज करो, प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो शादी होने के बाद भी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक रहेगी, है ना, यस। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। और जो मेथड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, उन मेथड्स को हम कहते हैं कंसेप्शन मेथड या कॉन्ट्रासेप्टरी मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टरी मेथड। चलो कॉन्ट्रासेप्शन ही लिखते हैं, ठीक है। तो कितने सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हैं हमारे पास, देखते हैं। वैसे बहुत सारे हैं। नंबर 1 इज व्हाट, नंबर 1 आपका विड्रॉल टेक्निक, एकदम नेचुरल टेक्निक है, इसमें किसी चीज का कुछ यूज नहीं करना, बस होशो हवाश में रहना होता है। सेकंड वन इज व्हाट, अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। सेकंड वन इज व्हाट, हार्मोनल। तीसरा है आपके पास आईयूडी। चौथा है आपके पास विड्रॉल हार्मोनल बैरियर, यस, एंड देन फिफ्थ वन इज सर्जिकल। इसके अलावा हायर क्लासेस में और भी हैं, जैसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया, बहुत सारे हैं, बट आपके सिलेबस में इतने ही है तो हम इतने की बात करेंगे। विड्रॉल टेक्निक में क्या होता है कि आप ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, जैसे ही आपका सीमेन रिलीज होने वाला था इनटू द वेजाइना, आपने अपने पीनेस को विड्रॉ कर लिया आउट ऑफ द वेजाइना, बाहर निकाल लिया, and then you released out the semen out of the vagina, not inside the vagina, out of the body of the female at somewhere else. Okay, so this is what called withdrawal technique. Okay, इसमें सक्सेस चांसेस बहुत कम होते हैं। सक्सेस चांसेस इन द सेंस, अक्सर जो मेल पार्टनर है that fails to withdraw the penis out of the vagina, and what happens ultimately,
semen gets released inside the vagina. So what happens here? Pregnancy will cause. अच्छा, एक टर्म मैं बता रहा हूं आपको, ejaculation. दिस ejaculation क्या होता है? रिलीज, स्पर्म का पीनिस से बाहर रिलीज होना, इसको बोलते हैं ejaculation. सो ejaculation जो होता है वो आउट ऑफ द फीमेल बॉडी पार्ट करना होता है इन दिस मेथड. नाउ अदर वी हैव हार्मोनल. हार्मोनल में आते हैं ओरल पिल्स. बहुत सारी दवाइयां हैं जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ करेंगी, उनको इम्बैलेंस करेंगी, उनका लेवल अप डाउन करेंगी, और इन दिस वे ओवम विल नॉट रिलीज. ओवम रिलीज नहीं होगा. ओवम के रिलीज होने को भी एक वर्ड देते हैं हम, ओव्यूलेशन. यहां पर आप नोट कर लो. ओवरी से जो ओवम फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो रहा था तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन. ठीक है, तो ओरल पिल्स ये करती हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती. इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस में आते हैं कुछ कॉपर टी. एक डिवाइस होती है इंट्रायूट्रिन, इनकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा मींस इनसाइड, यूट्रिन मतलब यूट्रस. इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, तो ये कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, these are the examples. So ये क्या करते हैं, ये they increase the concentration of copper ion inside the uterus. यूट्रस के अंदर जाके कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं. अब होता क्या है, ये कॉपर आयन अंदर जब इतने ज्यादा बढ़ गए तो जब स्पर्म जाता है तो दे आर स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइडल इन देयर एक्शन. व्हाट डज इट मीन? ये स्पर्म को किल कर देते हैं, किलिंग स्पर्म, कत्ल कर देते हैं. अब जब स्पर्म मर गए तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, हैंस प्रेगनेंसी फिर से बच गई. बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में एग्जांपल कॉन्डम्स. आपने पीनिस के ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दी तो इजैकुलेशन हुआ, सीमेन बाहर आया, लेकिन बाहर आने के बाद भी बैरियर कवरिंग में ही रह गया अंदर. ठीक है, कवरिंग में ही रह गया तो अंदर जाएगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस. तो बैरियर मेथड इज कॉन्डम. एंड सर्जिकल मेथड क्या होता है? सर्जिकल मेथड में क्या हुआ भैया, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है. ये फीमेल में क्या होगा, जो फेलोपियन ट्यूब थी ना, ये फेलोपियन ट्यूब को बीच से कट करा और बांध दिया. यहां पे भी बांध दिया, यहां पे भी बांध दिया, दोनों साइड से बांध दिया. अब ब्लॉक हो गया रास्ता, ओवम रिलीज करेगा लेकिन आगे रास्ता ही नहीं है, बंद है रास्ता, बांध रखा है उसको तो काट के. तो दिस इज सर्जिकल मेथड. ठीक है, सो फीमेल्स के अंदर सर्जिकल मेथड. कौन सी ट्यूब कटी थी? फेलोपियन ट्यूब. ट्यूब को कट करना इज ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी. एंड मेल के अंदर ऐसा ही कोई ट्यूब था क्या? हाँ था, वास डेफरेन. तो वास डेफरेन को कट करो और दोनों एंड्स को टाई कर दो, मोड़ के और बांध दो, तो वैसेक्टोमी बोलेंगे इसको. वास डेफरेन को कट करना, ट्यूब को कट करना. अच्छा, इनमें से कौन से मेथड जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कौन कौन से मेथड है? वो विड्रॉल टेक्निक के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन चांसेस ऑफ सक्सेस इज आल्सो वेरी लो. Whereas on the other hand, हार्मोनल के बहुत साइड इफेक्ट है भाई. हार्मोनल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप, हार्मोन्स के साथ बॉडी के. इंट्रायूट्रिन डिवाइस, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यस, इरिटेशन कॉज कर देता है, साइड इफेक्ट इसके भी हैं. बैरियर मेथड का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट. ठीक है, नो साइड इफेक्ट, बेस्ट मेथड. मैं यहां लिख देता हूं बेस्ट मेथड, ऐसा बुक्स ने बताया है, दिस इज द बेस्ट मेथड. सर्जिकल का वैसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो डॉक्टर सर्जरी कर रहा है अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो भाई दिक्कत होगी. सर्जरी के दौरान कुछ इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, वैसे खुद का कुछ नहीं है, लेकिन सर्जरी अगर ठीक से नहीं की गई है तो फिर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो सकता है. ओके, दैट्स ऑल अबाउट इट. These are the various methods of contraception. So contraceptive methods, these are the contraceptive methods.
You can use any one of these methods to prevent pregnancy. Yes. After this, reproductive health अगर किसी की बहुत अच्छी है तो क्या दिक्कत हो सकती है, इस बात पे बात करते हैं. अगर मान लो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत बढ़िया है, हर बंदा 500 बच्चे कर रहा है, तो क्या होगा यार? ओवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या मतलब है? वही मतलब है कि रहने के लिए जगह इतनी सी और रहने वाले लोग इससे 4 गुना ज्यादा. ठीक है, इतनी जगह में जितने लोग आ सकते थे उतने लोगों को इसमें इतनी सी जगह में घुसा दिया. दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या ओवर पॉपुलेशन. एग्जैक्टली क्या रीजन है फिर? क्या रीजन है ओवर पॉपुलेशन के? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या रीजन है? आपको क्या लगते हैं? आइए डिस्कस करते हैं. पहला रीजन तो यार यही है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया लोगों का. लाइफस्टाइल बेटर हो गया, इसकी वजह से लोग मर नहीं रहे. और क्यों नहीं मर रहे? मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एनहांस हो गई है, इसलिए भी नहीं मर रहे लोग. पहले के जमाने पे इतनी एडवांस नहीं थी, थोड़ी सी बीमारी होती तो आदमी मर जाता था. अभी बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर भी हो रही है तो ठीक होके आ जाता है, इसलिए मर नहीं रहा. ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो गया. बात वही है, मरने वाले लोग कम हो गए, रिड्यूस हो गया. चौथी बात, बर्थ रेट बढ़िया हो गया. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इतनी बढ़िया हो रही है कि पैदा ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं, बुढ़े मर कम रहे हैं. पांचवी बात क्या है? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वो बढ़ गया. ठीक है, जो नौजवान लोग थे, जिस उम्र में बच्चा पैदा करने की जो उम्र होती है, वो पर्टिकुलर उम्र में लोगों की संख्या बढ़ गई. ठीक है, आई मीन टू से कि 18 से 30-40 साल वाले लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं. रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बढ़ गया आपका. इंक्रीज इन साइज. ठीक है ना, ये वाली बात है. ओके, इतने सारे रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के. ठीक, ओके. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या हो रहा है अल्टीमेटली? देखो, सबसे पहली बात, पॉल्यूशन हो रहा है. जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पॉल्यूशन. दूसरी चीज, लाइफस्टाइल फिर घट रहा है, दोबारा से घटेगा, क्योंकि खाने वाले 10 लोग, खाना बनने के लिए केवल 2 ही लोगों का बना है, तो लाइफस्टाइल फिर घटेगा. फिर अल्टीमेटली क्या होगा? वापस पॉवर्टी आएगी मेरे भाई, पॉवर्टी आएगी. यस, ओके. अच्छा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक और रीजन भी है, लैक ऑफ एजुकेशन. फैमिली प्लानिंग नहीं है. लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन या फैमिली प्लानिंग. मतलब मेरे पास जगह नहीं है, आप सारे पॉइंट लिख सकते हो. फैमिली प्लानिंग भी अलग से लिख सकते हो, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन लिख सकते हो, समथिंग एवरीथिंग यू कैन राइट देयर. सो ये कंसिक्वेंसेस होंगे. सो कंसिक्वेंसेस हो गए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का. बात हो गई क्या रीजंस हैं, वो सब हो गए रीजंस. ये यहाँ पर लिख देते हैं कंसिक्वेंसेस. ओके, एंड आफ्टर दिस व्हाट्स नेक्स्ट? एक और चीज है, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन का एक और मेथड था जो मैं वहां बताना रह गया. कोई बात नहीं, यहाँ बता देते हैं. दैट इज एमटीपी. ठीक है, एमटीपी इज व्हाट? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. क्योंकि मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूं तो कई बार चीजें ऊपर नीचे हो जा रही हैं, बट आई विल ट्राई टू मैनेज दिस. सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इन जनरल भाषा में आपको पता है एबॉर्शन. ठीक है, एबॉर्शन हो रहा है. ओके, एक और चीज होती है, एबॉर्शन से एक दिक्कत होने लगी. पहले ये एबॉर्शन ठीक था, लीगलाइज था. अभी आप सबको पता है ये लीगलाइज्ड नहीं है. क्यों लीगलाइज नहीं है? क्योंकि लोग गलत यूज करने लगे इस एबॉर्शन का. इट वाज एक्चुअली देयर, this technology was there only to prevent unwanted pregnancy. But what happens in the past, people used it and people starts misusing it for the purpose of what? For the abortion of one specific kind of sex. Like
केवल फीमेल चाइल्ड को ही अबॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसको मारने लगे। सिलेक्टिव क्या बोलते हैं इसको, सिलेक्टिव सेक्स फीटिसाइड ऐसा कुछ बोलते हैं। एक पर्टिकुलर सेक्स को, एक पर्टिकुलर जेंडर को, उसको आप अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी के थ्रू पता कर लेते थे, और अगर पता लगता था कि फीमेल है तो फिर उसका फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड बोलने लगे इसको हम, फीमेल का फीटिसाइड। Okay, this feticide is the word which comes from fetus. And what is the fetus? देखो एम्ब्रियो था ना, एम्ब्रियो के बाद हमने बोला था सीधे चाइल्ड बनता है, बट एम्ब्रियो के बीच की और चाइल्ड और एम्ब्रियो के बीच की स्टेज को बोलते हैं हम फीटस। जब एम्ब्रियो के थोड़े थोड़े हाथ पैर आंख नाक मुंह थोड़ा थोड़ा सा बन जाता है ना, उस स्टेज को फीटस बोलते हैं। तो फीमेल फीटस को वहीं मार देते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, ये एबॉर्शन बंद हो गए। So that was the reason because of which government just banned this technology of abortion. So yes, that's all about the chapter. यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया, बहुत इजीली खत्म हो गया ऐसे। आई होप आप सबको सब समझ आ गया है। और अब बढ़ते हैं आगे, अगले सेशन में अगले चैप्टर को खत्म करेंगे जल्दी ही। तो आप बने रहिए हमारे साथ, अगला सेशन देखिए। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय। So yes, whatever we have learned till now, let's revise one more time from the book. एक बार बुक से देख लेते हैं दीदी क्या चिल्ला रही है। दीदी ने चिल्लाया इधर रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग। तो आपने देखा इसमें कि हम सब लोग जानते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे दूध के दांत गिर जाते हैं और फिर हमको एडल्ट सेट ऑफ टीथ मिल जाता है। ओके यस, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी बॉडी में चेंजेस आते हैं। वो सारे चेंजेस को जरा देखते हैं क्या क्या आते हैं भाई। तो ये जितने भी चेंजेस आते हैं ये सब चेंजेस एक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ के अंडर में ही आ रहे हैं। हमारी बॉडी बड़ी हो रही है इसलिए ये चेंजेस आ रहे हैं। टीन एज के अंदर जो होता है नए सेट चेंजेस देखने को मिलते हैं। टीन एज के दौरान कुछ नए नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्या, कुछ नई सेंसेशन नई फीलिंग्स आती हैं, जवानी के झटके मिलते हैं। यस, क्या मिलते हैं वो देख लेते हैं एक बार। कुछ चेंजेस तो कॉमन होते हैं लड़के लड़कियों में, हमको पता है सबके चेहरे पे और सबकी बॉडी पे, आर्मपिट्स में जेनिटल एरियाज तो प्यूबिक रीजन बोलते हैं, ठीक है, वहां सब बाल आने लगते हैं। स्किन कभी कभी डार्क हो जाती है। यस, बारीक बारीक हेयर हाथों पे और पैरों पर आने लगते हैं। स्किन में ऑयल आने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं। यस, ये सब कॉमन है। और हमारे अंदर अपनी स्किन को लेके ज्यादा चिंता बढ़ जाती है, अपनी बॉडी को लेके, मेरी बॉडी कैसी हो रही है ये वो, है ना। ओके नाउ दूसरी तरफ अगर देखें तो आप ये भी देख सकते हो कुछ चेंजेस स्पेसिफिक होते हैं। जैसे लड़कियों में देखा जाए तो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, निप्पल्स की स्किन डार्क हो जाती है, और मेंस्ट्रुएशन करना स्टार्ट हो जाता है। बॉयज में देखा जाए तो चेहरे पे बाल आते हैं, वॉइस हैवी हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, पीनेस ओकेजनली बिगिंस टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट। ये सब बात मैं बता चुका हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। ये सारे चेंजेस जो हैं, ये सारे चेंजेस धीरे धीरे समय के साथ आता है, साल 1-2 साल के बाद, और कि सारे लोगों में एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर एज पे नहीं आता, ये वो वाला पॉइंट। कुछ लोगों के अंदर पहले हो जाता है, कुछ लोगों के अंदर बाद में होता है ना। और सबका पैटर्न भी अलग अलग होता है, किसी की दाढ़ी एकदम भरी हुई आती है, किसी की थोड़ी थोड़ी आती है, कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आती है, सब में चेंज है ये। यस, ये सारी बात हमने पढ़ ली। इसके बाद आप देखते हैं, हाँ अब सवाल आता है, ये जितने भी सेक्सुअल मैच्योरेशन हमको दिख रहे हैं ये इस एज पे आके क्यों दिखते हैं, पहले क्यों नहीं दिखे। तो हमने कहा भैया ये सारे जो होते हैं ना, ये स्पेशल टाइप के सेल्स की वजह से होता है, और वो सेल्स डेवलप होते हैं एक पर्टिकुलर एज पे आके। जैसे जर्म सेल है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसे डेवलप कौन करेगा, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू खुद डेवलप जब इस पेज पे आके हो रहा है तभी तो सेल प्रोड्यूस करेगा। इससे पहले ये डेवलप इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि बॉडी जो थी वो सारे के सारे रिसोर्स को अपनी ग्रोथ पे लगा रही थी।
लेकिन जब ग्रोथ पूरी हो गई 11-12 साल तक, उसके बाद में बॉडी ने सारा ध्यान दिया रिप्रोडक्टिव टिश्यू पर और इनको मैच्योर किया। जिस एज में ये काम हुआ उसको कहते हैं हम एज ऑफ एडोलसेंस या प्यूबर्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल आता है ये सारे चेंजेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से कैसे जुड़े हुए हैं? तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। हमको ये बात याद रखना चाहिए, रिप्रोडक्शन में जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है और दो लोगों के बीच के जो गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक, ओके। ऐसा ही फ्लावर्स में भी हो रहा था, हमको ये बात याद है। हमारी बॉडी में भी यही होगा। ठीक है, सब बकवास की थ्योरी है ये तो तुम लोग अपने आप भी पढ़ सकते हो, है ना, बट कोई नहीं, हम बताते हैं फिर भी। तो मैटिंग का प्रोसेस आता है यहाँ पर। वहां पॉलिनेशन था, यहाँ मैटिंग है। इसी मैटिंग के मैंने और नाम बताया, कॉपुलेशन एंड इंटरकोर्स एंड ऑल। सेक्सुअल मैच्योरेशन दूसरे हाथ पे देखा जाए तो जर्म सेल को ट्रांसफर कराने के लिए हमको स्पेशल ऑर्गन चाहिए। वो स्पेशल ऑर्गन कौन है? मेल में पीनिस। कैसे कराता है? इरेक्ट हो जाता है एकदम सीधा, एंड इरेक्ट होने के बाद में बस इंसर्ट हो जाता है एंड देन इजैकुलेशन कर देता है। एंड इन दिस वे मेल गैमीट हैव बीन ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल बॉडी, मेल गैमीट। ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट मूव करो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। तो आपको पता है भैया जर्म सेल कौन बना रहा है? जर्म सेल बना रहा है टेस्टिस। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, स्क्रोटम के अंदर, क्योंकि इसको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर हमको रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और साथ में टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करता है। ओके, टेस्टोस्टेरोन जितने चेंजेस अभी पीछे देखे थे वो सब टेस्टोस्टेरोन का काम है। स्पर्म जितने बनते हैं वो वास डेफरन में आते हैं, फिर उसके बाद में यूरेथ्रा, फिर आउट ऑफ द बॉडी, एंड इन दिस वे प्रोस्टेट सेमाइनल वेसिकल अपना अपना कुछ सिक्रीशन उसमें ऐड कर देते हैं। स्पर्म में ये फ्लूइड मिलने के बाद में ये क्या कहलाता है? सीमेन। यहाँ दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा बेटा। ये स्पर्म जो होते हैं, देखो ये फ्लूइड का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। स्पर्म छोटी छोटी टीनी बॉडीज होती हैं दैट कंसिस्ट मेनली जेनेटिक मटेरियल। इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, मैंने बताया था स्ट्रक्चर में। इसको ही जर्म सेल कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में अगर देखोगे आप तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जर्म सेल होता है, एग होता है, ओवरीज होते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम वही बात, पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा नया इसको। अब जो मेल्स के अंदर जो स्पर्म्स प्रोडक्शन होता है वो हाँ 11-12 साल की एज पे पहुंचने के बाद ही होता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो होते हैं ना एग्स, वो फ्रॉम द बर्थ होते हैं, इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। प्यूबर्टी पे आने के बाद मैच्योरेशन उनका स्टार्ट होता है। अब हर महीने अल्टरनेट ओवरी प्रोड्यूस करती है। यस, अल्टरनेट ओवरी हर महीने प्रोड्यूस करती है। हाँ, एग हर एक अल्टरनेट ओवरी से ईच मंथ एक एग आता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है। ये 2 ओवी तक एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसकी जो शेप होती है ना वो इन्वर्टेड पियर होती है। पियर जानते हो, नाशपाती को बोलते हैं, एक फ्रूट है नाशपाती। वो नाशपाती ऐसा होता है दिखने में, और इसको उल्टा कर दो तो ये ऐसा दिखेगा। तो देखो है कि नहीं इन्वर्टेड पियर शेप? एग्जैक्टली। तो इन्वर्टेड पियर शेप इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये यूट्रस वेजाइना में ओपन होता है, लेकिन बीच में सर्विक्स आता है। अब स्पर्म जो होता है वेजाइनल पैसेज में एंटर करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, फिर ऊपर की तरफ जाता है, ओविडक्ट में पहुंचता है, एग से एनकाउंटर करता है। एग फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद में डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ये एम्ब्रियो नीचे उतर के आएगा और यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा, फिर फीटस बन जाएगा। उसके बाद में मदर की बॉडी कैसे डिजाइन ही करी है भगवान ने, ऐसे यूट्रस की वॉल ने प्रिपेयर किया है। वो ब्लड सप्लाई देगी, ब्लड से सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी फीटस को। देखो लिखा है, थिक हो जाती है लाइनिंग, रिचली सप्लाइड हो जाती है। अब ये एम्ब्रियो जो होता है न्यूट्रिशन मिलता है इसको मदर के ब्लड से। यस, प्लेसेंटा टर्म मिस हो गया था मेरे से,
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, है ना। क्या होता है प्लेसेंटा, बताना पड़ेगा, रुक जाओ जरा, एकदम साइड में चल। वी वर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेंटा. So this is a disc-like structure having finger-like projections outward. So इसके अंदर ना प्लेसेंटा और ये है एम्ब्रियो. So many cells are there in the embryo. बहुत सारे सेल्स होते हैं. अब होता क्या है ये प्लेसेंटा, it is actually like disc. So it is to be called as disc-like structure. और बेसिकली ये टिश्यू होता है, टिश्यू. अभी ये टिश्यू जाके वॉल्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की वॉल भी ऐसे होती हैं, उनमें भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे इंटरलॉक हो जाता है, इंटरलॉक. दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ फूड. मतलब मदर के ब्लड से, मदर की ब्लड वेसल्स हैं, यहां से फूड जाता है फीटस के पास, और फीटस जो भी एक्सचेंज ऑफ फूड एंड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फीटस, फीटस ने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करा है उसको वापस भेजेगा, और जो एक्सक्रीटा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इसने प्रोड्यूस करा है उसको मदर के ब्लड में भेजेगा, और मदर के ब्लड से फूड लेगा, साथ में ऑक्सीजन लेगा, फूड एंड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द fetus side and oxygen from mother side. Excreta is from fetus side. It helps in exchange of food and gases in between the mother and fetus blood, in between the blood of mother and fetus. Okay, so आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ये इसका काम होता है. So it helps in exchange of food and gases between fetus and mother. Yes. So that is what the placenta is. अब आते हैं वापस और देखते हैं कि क्या था बुक में. डिस्क लाइक एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल. एम्बेडेड मतलब फंसा हुआ होता है, इसके अंदर विलाय होती है एम्ब्रियो साइड में. एम्ब्रियो साइड में मतलब इसके अंदर जो विलाय, एम्ब्रियो के अंदर की साइड भी विलायज होती है, बाहर की साइड भी विलायज होती है, ऐसे ऐसे होता है ये, ऐसे. यहाँ पे एम्ब्रियो है आपका, ये एम्ब्रियो. This provide large surface area for glucose and oxygen to pass from mother to embryo. डेवलेट जनरेट सम वेस्ट प्रोडक्ट. ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है भैया, ये मदर की प्लेसेंटा की साइड से मदर के पास जाएगा. तो इस तरह से 9 मंथ के बाद चाइल्ड पूरा डेवलप हो जाता है. 9 मंथ के बाद में चाइल्ड बॉर्न होता है. बॉर्न कैसे होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द यूट्रस. यूट्रस की जो वॉल है ये, है ना, यहाँ पे फंसा हुआ है, ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, दोनों तरह साइड की वॉल ऐसे आएंगी, ऐसे. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो अचानक से ये पुचक करके बाहर को आ जाएगा. दिस इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द यूट्रस. अभी इतना पढ़ने के बाद अब देखो अगला टॉपिक आ गया. अगर मान लो एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, स्पर्म पहुंचा ही नहीं, तो क्या होगा, एक दिन के लिए जिंदा रहेगा, फिर उसके बाद में ये यूट्रस जो अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है, किस लिए प्रिपेयर कर रही थी, कि एग फर्टिलाइज होके आएगा और इम्प्लांट हो जाएगा, और फिर मैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करूंगी एम्ब्रियो को थ्रू द प्लेसेंटा. नाउ व्हाट हैपन, जब ये सब काम हुआ ही नहीं तो इन सारी वॉल्स की, यूट्रस वॉल्स की, प्रिपेयर्ड वॉल्स की कोई जरूरत ही नहीं है. तो ये सब ब्रेक कर जाएंगी और बॉडी के बाहर आ जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस. ये साइकिल हर महीने चलती है और इस साइकिल को मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. और 22 to 8 डेज, लगभग 2 से 8 दिन. मैंने आपको 2 से 7 दिन बताया था, वो कोई बात नहीं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा है, आप ये यूज कर सकते हो. 2 से 8 दिन तक ब्लड फ्लो होता रहता है, मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है. यहां बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. देखो भाई क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कुछ नहीं दे रखा है यहाँ, सब बकवास की बात है. ये प्रेशर्स की बात आ गई जो मैंने बताया आपको.
फ्रेंड की साइड से प्रेशर मिलता है बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए जिसमें आप नहीं चाहते हो। फिर फैमिली प्रेशर देती है, शादी करो, बच्चे कर लो, ठीक है, वो भी आप नहीं चाहते हो। ऐसी सिचुएशन में आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होती है। कई बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ बीमारियों की वजह से भी खराब होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की वजह से। तो हमने बताया आपको कि बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में? बैक्टीरियल के एग्जांपल गोनोरिया एंड सिफिलिस। वायरल के एग्जांपल्स हमारे पास वॉट्स एंड एचआईवी एड्स। अब ये सबसे बचा जा सकता है भैया, एक कवरिंग यूज करो कॉन्डम नाम की। इस कॉन्डम नाम की कवरिंग को आप यूज करो और बच जाओ सब बीमारियों से। तो कॉन्डम जो ये बेरियर मेथड में आता है, कॉन्डम, दिस कॉन्डम बेरियर मेथड इज बेस्ट। व्हाई? क्योंकि प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट करेगा ही, साथ में एसटीडी भी करेगा। बाकी अगर मेथड यूज कर लोगे तो प्रेगनेंसी तो भले ही कर लोगे प्रिवेंट, लेकिन भैया एसटीडी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा और कोई मेथड, क्योंकि एसटीडी तो फैल रहा है केवल स्किन के टच से। तो सेक्सुअल एक्ट से प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी को रोकने के तरीके अब ये बताने वाले हैं, हमारे को पहले ही पता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे, ये कह रहे हैं, जिसमें से एक है मैकेनिकल बैरियर, जिसमें आपने कॉन्डम्स पढ़ा है। कॉन्डम चाहे तो पीनिस के ऊपर पहन लो या वेजाइना के अंदर पहन लो। दूसरी कैटेगरी है आपकी हार्मोनल। ओरल पिल्स पढ़ी थी हमने, इनकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। फिर उसके बाद में ओरल पिल्स देखो, है ना। हाउएवर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इसके, इसलिए अच्छा नहीं है। कुछ और मेथड है जैसे कि इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, जैसे कॉपर टी वगैरह, इसमें भी साइड इफेक्ट है, इरिटेशन हो जाती है। फिर आता है सर्जिकल मेथड, जिसमें वास डेफरिन को कट करो या फेलोपियन ट्यूब को कट करो। फेलोपियन ट्यूब को कट करोगे तो ट्यूबेक्टोमी, वास डेफरिन को कट करोगे तो वेसेक्टोमी। यस यस, नाम नहीं दिए इन्होंने ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के, हमने बताया आपको। सर्जिकल वैसे तो देखो सेफ है, 100% गारंटी है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन भैया सर्जरी करते टाइम डॉक्टर ने सर्जरी कैसी करी है उस पे डिपेंड कर सकता है कि आपको इन्फेक्शन शायद हो जाए, ठीक है, सर्जरी पे। अब सर्जरी का इस्तेमाल गलत भी होने लगा, सर्जरी से जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी निकाला जा सकता था, तो वो भी यूज हो रहा था, लेकिन फिर उसको लोग मिस यूज करने लगे। जो बच्चा नहीं चाहिए उसको मरवा दिया। कभी कभी ऐसा हुआ लड़का ही चाहिए तो लड़की पैदा हो रही है बार, और लड़की को पैदा ही नहीं होने दे रहे, उसे वहीं के वहीं मार दे रहे हैं पेट में। ये सब गलत होने लगा। अच्छा, हेल्दी सोसाइटी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? तो पहली बात, फीमेल मेल सेक्स रेशियो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं होगा तो भैया फिर क्या, एक समय में लड़के ही लड़के होंगे, लड़कियां होंगी ही नहीं, तो बच्चे तो लड़कियां ही पैदा करवाएंगी, है ना। तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। आप किसी भी एक जेंडर को ज्यादा महत्वता नहीं दे सकते, क्योंकि एक जेंडर अकेला सोसाइटी नहीं चला सकता। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो फीमेल मेल सेक्स रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। फीमेल फीटोसाइड की वजह से, फीमेल फीटिसाइड की वजह से क्या होने लगा था, फीमेल सेक्स रेशियो गिरने लगा, मेल ज्यादा होने लगे, ठीक है। ओके, और इसका कारण क्या था? सेक्स डिटर्मिनेशन। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से पहले ही पता कर लेते थे लड़की होने वाली है, मार देते थे। अब बर्थ और डेथ रेट अगर इक्वल रहे तो ओवर एक्सप्लोजन ना हो, मरने वाले मर नहीं रहे, पैदा होने वाले हुए चले जा रहे हैं पैदा। इसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सपेंड करने लगी, और भैया फिर खाने के लाले पड़ने लगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिर से बेकार हो जाएगा, पॉवर्टी आ जाएगी, ठीक है। बस खत्म हो गया चैप्टर आपका फुल एंड फाइनल। इसके बाद एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कहीं भी। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, मेहनत करो।